जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीएडीओ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसी से रिलेटेड आजीविका की आज 5वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, संस्थाएं, इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कृषि से रिलेटेड, उनको समझने वाले हैं। चाहे बात करेंगे राष्ट्रीय संस्थाओं की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर अप होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी 2024-25 की फसलों के लिए सरकार ने जारी किया है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ ये क्लास एडीओ के लिए नहीं, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य आता है या बाकी चीजें आती है, कहीं ना कहीं सीजीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो को शुरू करेंगे उसके पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज लेके आते हैं, जैसे हमारा यूट्यूब में एमसीक्यू सेशन जो आता है उसका पीडीएफ अवेलेबल रहता है। ऐप में आप उसको कैसे ले सकते हो, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का यूआई देखने को मिलेगा। इसमें आपको जाना है यहाँ पर यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ वाले सेक्शन पे, आपको कुछ इस प्रकार का ओपन देखने को मिलेगा। वहां पे अलग अलग है, जिसमें मई से दिसंबर वाला अगर आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप जाएंगे सबसे ऊपर में वो सेलेक्ट होगा। यहाँ पर नीचे आप आएंगे, बाय नाउ का ऑप्शन डालेंगे। बाय नाउ करने के पहले अगर आपके पास कोई कूपन है, जैसे अभी हम लोगों का इंडिया ने आपका वर्ल्ड कप जीता, तो हम लोगों ने चैम्प CHAMP कूपन कोड डाला है, जिससे फ्लैट 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अप्लाई कूपन पे आप एक बार टच करेंगे तो यहाँ पे कूपन कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कूपन कोड डालिए CHAMP या जो भी रहेगा, उस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे, आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो है हमारे डेली क्विजेस का और जो पीडीएफ आती है उनका फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई कोर्स पे जाना है तो ऐप में दोबारा आप ओपन करेंगे, सबसे ऊपर में कोर्सेज सेक्शन रहता है, यहाँ पे आप कोर्सेज पे जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे द्वारा, कुछ रिकॉर्डेड रहते हैं, कुछ लाइव रहते हैं। तो जैसा आपकी फरमाइश है, जैसे आपको सीजी छत्तीसगढ़ पुलिस का करना है, सीजीपीएससी का करना है, आप अपने हिसाब से कोर्स को सिलेक्ट करिए, बाय नाउ पे जाइए, फिर सेम प्रोसेस रहेगा। अप्लाई कूपन कोड अगर कोई कूपन कोड अवेलेबल है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे परचेज नाउ कर सकते हो और आपको जो है कोड मिल जाएगा और उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। जो भी आपका ऑनलाइन मेथड होता है पेमेंट करने का, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप अपने अपने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक में बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आज बात करेंगे कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है कृषि जोत या भू जोत का आकार। ओके, तो कृषि जोत होता क्या है? तो एक विशिष्ट आकार, अथवा आप बोल सकते हो स्थानापथ जोत, या अथवा कृषि जोत कहलाता है। ओके, एक प्रकार का आकार जिसपे आपका खेती एरिया हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि जोत कहते हैं। कितने बड़े एरिया में आप खेती कर रहे हो इसके हिसाब से। ओके, मुख्य रूप से अगर देखोगे तो इसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सीमांत जोत, या जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन होल्डिंग्स। ये क्या होता है? अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत है, मतलब आप खेती करते हो, आपके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है जहाँ पे आप खेती करते हो, वो सीमांत जोत कहलाएगा। वहीं पर छोटी जोत या स्मॉल होल्डिंग्स की बात करेंगे, तो 1 हेक्टेयर से अगर आपके पास 2 हेक्टेयर वाली भूमि है, तो वो छोटी जोत या लघु जोत कहलाती है। भारत के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ज्यादातर जो किसान आपको मिलेंगे वो लघु एवं सीमांत कृषक मिलते हैं। मतलब उनके पास मैक्स टू मैक्स 2 एकड़ जमीन ही होती है। आप बोल सकते हो 2 हेक्टेयर, मैंने एकड़ बोल दिया था गलती से। 2 हेक्टेयर आपको जमीन देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है सेमी मीडियम होल्डिंग या अर्ध मध्यम जोत। अगर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर भूमि है तो उसको अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। मध्यम जोत आपका हो जाता है 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाला जोत, और बड़ी जोत अगर किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है तो वो बड़ी जोत के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है? तो कोई भी किसान है, जैसे मान के चलो अगर वो फसल उगा रहा है, तो जनरली वो सरकार को बेचता है। अब फसल कितने में खरीदी जाएगी उसकी, वही चीज उसका एमएसपी होता है। ओके, आप कैसे बोल सकते हो? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिससे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इससे कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल नहीं खरीदा जा सकता। तो सरकार ये गारंटी देती है आपको, एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब बोलते हैं, आप पर्टिकुलर अगर ये फसल उगाते हो तो इस फसल का हम कम से कम आपको इतनी कीमत देंगे। ज्यादा हो सकता है, अगर मान के चलिए किसी फसल का एमएसपी मान लीजिए 2320 रुपए, एक एग्जांपल ले लीजिएगा, तो सरकार बोलती है 1 क्विंटल फसल जो है मैं 2320 रुपए में आपको कम से कम दूंगी। हो सकता है उससे ज्यादा खरीद ले, तो कई बार अगर उससे ज्यादा कीमत देती है तो उसको बोनस बोला जाता है। जैसे मान के चलिए छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मान के चलिए छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे डाटा, एक रफ डाटा मान लीजिए 2700 रुपए पर क्विंटल है धान का, एक केस ले लीजिएगा। मान के चलिए गवर्नमेंट बोल रही है एमएसपी 2300 है, तो जो 400 रुपए है वो सरकार बोनस के रूप में देती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी फसल के लिए किसान को जो सरकार न्यूनतम मूल्य देने की गारंटी करती है कि इससे कम पे मैं तो तुमसे खरीदूंगी नहीं, आप खरीद, तुम अगर मुझको बेचोगे तो तुमको इतना मिलेगा। इससे फायदा क्या होता है? किसानों को मोटिवेशन मिलता है कि उनकी फसलें जो है ज्यादा से ज्यादा कीमत में जा रही है। अदरवाइज किसान क्या बोलेगा? फसल उगाओ, साल भर मेहनत करो, फिर पैसा उतना मिलता नहीं है, उससे अच्छा कहीं पे रोजी रोटी करने लगते हैं, कहीं पे जाके मेहनत मजदूरी करने लगते हैं शहर वगैरह तरफ में, तो पलायन होने की एक समस्या आती है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आता है? किसान थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं कि
कि आपको जब पैसा नहीं मिला तो फसल क्यों उगाए। तो किसानों को मोटिवेट करने के लिए कि आपको कम से कम इतना मिलेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, एमएसपी दिया जाता है। सरकार द्वारा न्यूनतम फसल खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में अगर बात करेंगे ना, 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। ओके, 23 फसलें हैं, सरकार बोलती है इन पे हम आपको एमएसपी देंगे, जिसमें 7 अनाज के अंतर्गत आती है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ है। इस पे सरकार एमएसपी देती है। दालों में अगर बात करेंगे तो 5 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना दाल, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर की दाल आती है। 7 प्रकार की तिलहन है, जिससे आप तेल निकालते हो। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा रोपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल और इसके अलावा कुसुर और नाइजर सीड, उसको आप राम तिल भी बोल सकते हो। और 4 व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, इसके अलावा खपरा और कच्चा जूट, ये आपकी एमएसपी के अंतर्गत शामिल है। सरकार अभी आप बात करोगे तो टोटल 23 फसलों पर एमएसपी देती है। ओके, एमएसपी क्या है, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है। आप मान के चलिए, होता क्या है जनरली ना, कई किसान जो है फसल उगाते हैं, अब मान के चलो अगर गवर्नमेंट उसको नहीं खरीद पा रही किसी वजह से, या वो गवर्नमेंट को नहीं बेचता है, तो मेन मार्केट में उसकी फसल की कीमत ना बहुत कम हो जाती है। मतलब हो सकता है उसको वहां पे जो है बाजार में केवल 100 रुपए या 1000 रुपए आपको देगा, और उससे ज्यादा ना दे, 1000 रुपए पर क्विंटल। और वही जब वो मार्केट में कंज्यूमर को बेचेगा तो 2000 4000 में बेचेगा। तो सरकार यहाँ पे क्या कोशिश करती है ना, कि एक तरीके से हम लोग खरीद लेते हैं फसल, और उसके बाद अपने अलग अलग तरीके से, चाहे राशन दुकानों के माध्यम से या फिर एक्सपोर्ट करके हम लोगों को रियायती दरों पर वो पहुंचा सके। एक इमेजिन करो, जो सरकार धान लेती है ना, वही धान आपको 1 रुपए में और आजकल तो फ्री में मिल रहा है। ओके, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों को फायदा हो जाता है, चाहे कंज्यूमर हो चाहे फिर आपका किसान हो। ओके, अब कृषि का मूल्य की अगर बात करेंगे, एमएसपी का निर्धारण किसके आधार पर होता है, कि किस फसल को कितनी एमएसपी मिलनी चाहिए, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसीपी, सीएसीपी की सिफारिश पर ही सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए कृषि फसलों से संबंधित राज्य सरकार एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के बाद एमएसपी की घोषणा होती है। मेन सिफारिश रहेगी सीएसीपी की। इसके बाद हर साल सीएसीपी की सिफारिश होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी फसलों का एमएसपी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, जनरली बढ़ता है, राजनीति भी आती है इसमें। ओके, आपकी राज्य सरकारें और केंद्रीय विभाग भी इसमें रहते हैं। ओके, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, भूपेश बघेल जी का हुआ था। ओके, 2018 में जब सरकार बनी, उन्होंने बोला था कि 25 रुपए हम धान का देंगे। अब सरकार उस समय आई थिंक 2100 के आसपास ही जो है एमएसपी लेके रखी थी। क्या बोल रहे थे भूपेश बघेल, कि नहीं हमने वादा किया बट 400 हमसे 2500 में खरीदो। तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करती। गवर्नमेंट ने जितना एमएसपी बताया है कि हम इतने में लेंगे, वो मेन है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार उतने में ही आपसे खरीदेगी। अगर आपको उससे ज्यादा में बेचना है, आपको बोनस दो, तो वहां पे बोनस मांगने के लिए भी कर रहा था, तो थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। खैर उस चीज को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में हमारे। तो अभी 2024-25 में कितना है फसल का एमएसपी, तो अभी जो आपको दिख रहा है ये खरीफ की फसलें हैं पूरी पूरी, जो खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन बोलेंगे तो अभी आपका जून जुलाई में फसल बोई जाती है, और अपने टाइम पे अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। ओके, तो धान की बात करेंगे, जो सामान्य धान है उसकी एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपए कर दी गई है, 117 रुपए की वृद्धि हुई है। आपको ये वाला ही ध्यान रखना है, इसमें भी आपका काम बन जाएगा। धान ग्रेड ए की बात करेंगे तो 2320 रुपए हो गया है। फिर ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार हाइब्रिड वाला आपका हो गया 3371। ज्वार अगर आप बात करते हैं मालदंडी, तो 3431 है, 3421 है आपका। इसके बाद बाजरा है 2625, फिर रागी है आपका 4290। इस तरीके से आपको पूरा डिटेल मिलेगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं बाद में कोशिश करूंगा, एक बार जब अच्छे से हमारे लेक्चर्स हो जाते हैं तो फिर मैं आपका लेक्चर वाइज भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगा वो। बाकी आपका कंफ्यूजन हो सकता है, यार इतना सारा डाटा याद करना पड़ेगा क्या सर, तो याद तो करना है। कैसे याद होगा, एकदम इजी है, आपको बस ये सीक्वेंस याद कर लो। ओके, धान है, धान के बाद ज्वार है, ज्वार के बाद बाजरा है, बाजरा के बाद रागी है। ओके, तो 2 प्रकार का धान, 2 प्रकार का ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसे करना, धान धान ज्वार ज्वार बाजरा रागी, और इधर आप करते जाना 23 23 20। ओके, 3371 3421 2625 4290। इस तरीके से आपको पैकेट पैकेट में याद करना है। पूरी अगर आप एक साथ लाइन याद करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, कंफ्यूजन होता है, तो पैकेट पैकेट में याद करोगे होगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एक डाटा हो सकता है पूछा जाए कि सरकार ने सबसे ज्यादा जो है समर्थन मूल्य किसका बढ़ाया है। आप नीचे आके अगर एक बार देखोगे तो मे भी हो सकता है 983 आपको देखने को मिलेगा, जो कि राम तिल बोल दो या फिर नाइजर सीड। ओके, इसका इंग्लिश नाम मुझको एक्चुअल में आइडिया नहीं था, हिंदी नाम है ना, इंग्लिश में मेरे पास पीडीएफ थी तो उसका नाम नाइजर सीड था, बाकी लिस्ट मिला तो राम दिली बस छूट रहा था। तो नाइजर सीड का जो है वो आपको 983 सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिवर्सिटी में वृद्धि हुई है। बाकी बेसिक आपको धान, धान ग्रेड ए और ज्वार बाजरा मक्का रागी इतना याद करना है।
आपका मक्के तक में, यहाँ तक में भी आपका काम जो है बन जाएगा। ओके, चलिए फिर अगर बात करेंगे रबी की फसलों का भी बढ़ाया है क्या? बिल्कुल, रबी की फसलों का ये लिस्ट रहेगा आपके पास, जिसमें आपको गेहूं देखने को मिलेगा 2275 हो गया है। बारले मतलब आपका हो जाता है इसमें भी जौ। ओके, ये आपका हो गया है कितना, 1850 के आसपास। ओके, फिर अगर आप बात करते हैं ग्राम का, तो वो है आपका 5450। इस तरीके से आपकी जो भी है फसल, उनका रेट बढ़ाया गया है। ओके, तो खरीफ की क्रॉप, रबी की क्रॉप और कुछ अन्य क्रॉप्स होते हैं, इनका मैंने एमएसपी दे दिया है। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फिर इसके बाद राष्ट्रीय कृषि आयोग की। इसकी स्थापना 18 नवंबर 2004 को हुई थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इनको बनाया गया था। ओके, रिपोर्ट उन्होंने 2006 को दी। ओके, क्यों बनाया गया था? तो मुसीबत में फंसे किसान परिवारों की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए ओके आया था। इसके तहत अगर आप देखोगे तो इसकी रिपोर्ट के बाद ही आपका क्या हो जाता है, मार्केट रिस्क सस्टेनेबल फंड का गठन किया जाता है। ओके, आपदाओं में सुरक्षा के लिए भी एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाया गया है, बीमा योजना का विस्तार किया गया और पंचायतों को सुदृढ़ करना है। ये आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग से रिलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे, इनको ध्यान रखना है। एक और चीज है कृषि से रिलेटेड ही आप बोल सकते हो या लोगों से रिलेटेड हो जाता है, वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप मान सकते हो। इसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी था। 2012 में ना छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये नियम बनाया था, एक कानून बनाया था कि लोगों को उचित मूल्य पर सारी चीजें मिले, कोई भी भूखा ना रहे, उनको कम से कम कीमत पर आपका क्या मिले, खाना मिले। तो उसी के बाद नेशनल लेवल पे भी इसको कॉपी किया गया और बनाया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 2013 में इसको पास किया गया था। जनता को उचित दाम और पर्याप्त मात्रा में बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलेगा। ओके, इसके तहत अगर बात करेंगे तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा ये प्रदान करता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पहले क्या था, कम था, है ना, और अभी क्या किया गया है आपका 2029 तक बोल दिया गया है लोगों को निःशुल्क अनाज मिलेगा। वैसे एक्चुअल में सारी चीजें फ्री देना कई बार आपको सही लगता है, कई बार गलत लगता है। इकोनॉमी की बात करेंगे, यहाँ पे हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, बट कोविड के टाइम से इसको शुरू किया गया है। लोगों को फ्री में अनाज मिलता है पर हेड 5 किलो। ओके, तो वो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। जो उचित मूल्य की दुकानें खुलती है ना, उसमें आपका पहुंचाना एक तरीके से उसी के अंतर्गत आता है। ओके, कभी भी क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या है, तो आप बोल सकते हो जनता को उचित दाम पर और पर्याप्त मात्रा में बेहतर भोजन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य होता है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को ये खाद्य सुरक्षा देता है। चलिए, अब कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों की बात करेंगे और राष्ट्रीय की, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, मतलब आप बोल सकते हो राइस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? तो फिलीपींस चले जाना, मनीला में आपको देखने को मिलेगा। फिलीपींस की राजधानी आई थिंक ये। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का संस्थान कहाँ है? मैक्सिको में है, अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा ये। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका जयपुर राजस्थान में है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये गोविंद वल्लभ पंत जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड 1960। वैसे अगर छत्तीसगढ़ का कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है IGKB, जो आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। प्रमुख कृषि बोर्ड की बात करेंगे तो रबड़, क्योंकि आपका जनरली केरल में ज्यादा होता है, तो कोट्टायम में मिलेगा रबर बोर्ड। ऐसी तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कॉफी बोर्ड की बात करेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में है। चाय बोर्ड कलकत्ता में है और मसाला बोर्ड आपको कोच्चि केरल में देखने को मिलेगा। कुछ संस्थानों की बात करते हैं और कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं वो देखेंगे कृषि से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहला आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। 23 मई 1929 को इसका गठन हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका पहले बिहार में था। 1 अप्रैल 1905 को 1936 में इसको ट्रांसफर किया गया है नई दिल्ली में। ओके, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में 1965 में स्टैब्लिश हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में 23 अप्रैल 1946 को स्थापित किया गया। केंद्रीय कपास अनुसंधान आपको मिलेगा नागपुर महाराष्ट्र में अप्रैल 1976 में। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश 1952 में। ओके, इसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान आपको देखने को मिलेगा कोयम्बटूर तमिलनाडु 1912। केंद्रीय कॉफी बोर्ड आपको मिलेगा चिकमंगलूर कर्नाटक 1925। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है अपना? शिमला में है। ओके, अगस्त 1949 में बना है। रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में 1961। फिर राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम 1955 में। चाय अनुसंधान जैसे हम लोगों ने बात की जोरहाट असम में आपको मिलेगा 1911। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में 1983 में बना है। तिलहन की बात करेंगे तो हैदराबाद में है 1967।
केंद्रीय जूट एवं आपका संवर्गीय रेशा अनुसंधान की बात करेंगे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल 1953 दिखेगा। फिर आएंगे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो मध्य इंदौर में मिलेगा, मध्य प्रदेश में 1987। केंद्रीय नारियल अनुसंधान ये आपको मिलेगा कासरगोड केरल में। ओके, फिर तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में 1947 में बना है। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में 1923। ओके, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है 6 जून 2001 को। काजू अनुसंधान की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक में मिलेगा। ओके, ऐसी काजू रिसर्च सेंटर आई थिंक छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में, एक बार ये डाटा चेक कर लीजिएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। ओके, 15 फरवरी 1976। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। इसके अलावा वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे वो सोलापुर में मिलेगा। बीज मसाला आपका अजमेर में। केला की बात करेंगे वो आपको मिलता है तमिलनाडु में। इसके बाद अंगूर है पुणे में, और मसाला अनुसंधान केंद्र जो है कांचीपुर केरल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपके फसलें अनुसंधान की बात करेंगे केंद्रीय फसलों की, तो तिरुवनंतपुरम में है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। ओके, नींबू की बात करेंगे तो नागपुर में है। मक्का अनुसंधान लुधियाना में है, और लाख की बात करेंगे तो झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इतना डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय तटीय अनुसंधान की बात करेंगे वो गोवा में है। द्वीपी कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर में है, और सांख्यिकी अनुसंधान दिल्ली में है। ये सारी चीजें आपको याद करनी रहेंगी। ये एक छोटा सा वीडियो होगा आज के लिए। जाने के पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अगर वीडियो प्रॉपर देखा होगा आपको इजीली बन जाएगा। बताना है आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भारत में। कटक में है, रायपुर में है, दिल्ली में है, या इनमें से कोई नहीं। जो भी सही आंसर देगा आप कमेंट कर सकते हैं एबीसी, आप ऐसे बोल सकते हैं कटक, रायपुर, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। जिसका भी आंसर सही होगा उसको कमेंट में जो है हार्ट मिल जाएगा। बाकी चीजें हैं, कोर्स अगर आपको परचेस करना है या आपको लेते नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आज डिटेल में दिया। फिर भी अगर समझ में नहीं आता, मेरा नंबर जो है डिस्प्ले होते रहता है, वहां पे आप डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको चीजें मिल जाएंगी। इन सब चीजों के लिए आप कभी भी जानकारी कोई चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो, बट इस तरीके के मैसेज नहीं करिएगा कि हेलो सर क्या कर रहे हो। ऐसा जो भी है काम से आपको मैसेज करना, आप काम से मैसेज करिएगा, उसका हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। तो इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।